आईएनएस टीवी पर सुबह से लगातार हम आपको 5 राज्यों की वोटों की जो गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके रुझान दिखा रहे हैं। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई थी, पहले पोस्टल बैलेट, 8:30 से ईवीएम, और शुरू से ही जो रुझान बने वही धीरे धीरे और परिपक्व होते रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत रही है, मणिपुर में भाजपा जीत रही है, गोवा में भी उसकी सीटें पिछली बार से बढ़ी हैं। लगता है कि 21 का फिगर जो मेजॉरिटी मार्क है 40 सीटों में वो प्राप्त कर लेगी। और साथ ही उत्तराखंड में भी प्रो इनकम्बेंसी, भले सीटें थोड़ी कम हुई हैं लेकिन फिर भी बहुमत की ओर आसानी से अग्रसर हो रही है बीजेपी। रही बात पंजाब की, तो वहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी की। तो चलिए और चर्चा करते हैं कि आखिरकार भाजपा ने क्या कुछ सही किया, क्या कुछ गलत भी है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमारे साथ हैं आदित्य झा और आप बीजेपी के दिल्ली स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत तो बहुत बिल्कुल बधाई तो बनती है। अपेक्षा थी चारों राज्यों की, अपेक्षा अनुसार नतीजे? बिल्कुल, चारों राज्यों में सरकार बनने की अपेक्षा थी और निश्चित रूप से जनता ने उसी के रूप में हमें आशीर्वाद भी दिया है। पंजाब में जरूर हमको लगता था कि पंजाब में नतीजे कुछ और हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, उसमें एक कदम जरूर हम पीछे हटे, लेकिन निश्चित रूप से अगली छलांग हमारी पंजाब में भी होगी। बिल्कुल, और इसी के साथ मैं उत्तराखंड पे आना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे पिछली बार, जब आप चुनाव जीते और लगा किसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अक्सर कई जगहों पर जब कोई चेहरा नहीं होता तो फिर मोदी चेहरा होते हैं, और फिर जब इलेक्शन हो जाता है तो एक बड़ा कंफ्यूजन, सस्पेंस फिल्मों की तरह आपका चलता है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं। कहा यह जाता है कि बेहतर सौम्य स्वभाव के और संतुलन अच्छा बना लेते हैं और अच्छी तरीके से वो सरकार चलाएंगे। लेकिन विजनरी इतना स्ट्रांग, जीत की जो आशंका थी वो कम होता देखकर क्या उनको बीच से हटा के कश्ती में किसी और को बिठाया गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक संवैधानिक मर्यादाएं थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त नहीं करना चाहती है। जब उनको बनाया गया था उस समय शायद कोई चूक हो गई थी कि हम उनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता थी, और वो चुनाव वो विद इन 6 मंथ की व्यवस्था में नहीं बन पा रही थी चुनाव आयोग के निर्देश के कारण। इसलिए ये परिवर्तन किया गया और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने रूप में सक्षम है। ये रिजल्ट आपको बता रहे हैं। जी, आप तो उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रियलिटी भी काफी जानते हैं, आप वहां पर थे, तो तब आपको किस तरह के वहां से संकेत मिले? मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं, आपको विश्वास शायद नहीं होगा, जिस तरीके की दिल्ली के लुटियन जोन्स में बातें थी, स्थितियां बिल्कुल उलट है। क्योंकि जनता ने अपने जो डबल इंजन की सरकार हम बार बार कह रहे थे, इस डबल इंजन की सरकार को से सुशासन लिया है। चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो 2 साल का राशन हो, और जो सबसे बड़ी बात थी पूरे उत्तर प्रदेश में वो थी सुरक्षा व्यवस्था। महिलाएं सीधे तौर पे, छात्राएं सीधे तौर पे कह रही थी कि योगी जी की सरकार में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हमको मिली है, ये सुरक्षा व्यवस्था हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जिस तरीके से योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर करके, पहले सरकारें क्या करती थी, 1 रुपया हम भेजते हैं 10 पैसे पहुंचते हैं, अब अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया सीधे खाते में पहुंचता है। और वो हर वर्ग के साथ मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान स्वनिधि योजना हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही नीचे तक काम किया और वो दिख भी रहा था। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जीत थी आपकी पिछली बार की, और जिस तरीके से वादे इस बार भी आपने किए थे, और लगभग सारे आपने जितने जिन्ना को जगाया, आपने आतंकवाद का मुद्दा लाया, आपने परिवारवाद का मुद्दा लाया, तमाम मुद्दे भी आपने लाए, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि कहीं ना कुछ तो रही होगी नाराजगी? जो जनाधार तो है वो खिसका है, अगर आप देखें तो पिछली दफा से। नहीं, बिल्कुल जनाधार नहीं खिसका है। अगर आप पूरे इस चुनाव का आंकलन करेंगी तो विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो और कोई राजनीतिक दल हो, उनकी आप सीधी सी एक स्ट्रेटजी है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन चुनाव हरा सकता है, उसके पीछे आके सारे खड़े होने की कोशिश करते हैं। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल मॉडल आप उसको कह लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के यशमेघ के यज्ञ को रोकने के लिए सारे लोग एक साथ जुड़ने की बात कर लीजिए। कौन रोक सकता है बीजेपी का ये? अभी तो कोई नहीं रोक पा रहा है और ना आगे रोक पाएगा, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि अब तक केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, केवल नामों से योजनाएं चलाने वाले लोग थे, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग थे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में राजनीति के अर्थ बदल गए हैं। यह इस देश में वो शासन करेगा
जो इस देश की जनता के दिलों पे राज करेगा, सुशासन करेगा। बिल्कुल, भले वो दूसरी पार्टी के परिवारवाद से आके बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो वो शुद्ध साफ बिल्कुल हो जाएगा, उसको कैबिनेट में भी जगह दे दी जाएगी, भले ही उनका भी परिवारवाद रहा हो। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो बहरहाल ये विचारधाराएं होती हैं जो पार्टी की राज्यों के साथ, परिस्थितियों के साथ बदल जाती हैं। लेकिन क्या पंजाब को लेकर कॉन्फिडेंस कभी नहीं था आपको? नहीं, निश्चित रूप से हम पंजाब में कभी भी 23 सीटों से ज्यादा नहीं लड़े थे। और पंजाब, क्योंकि हम अपने सहयोगी के साथ लड़ते थे, इसलिए हमारे सहयोगी की कुछ मर्यादाएं भी थी। पहली बार हम वहां पे सीधे तौर पर हम चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और हमने अपने संगठन को खड़ा किया है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाला समय, चाहे वो आने वाला लोकसभा हो या उसके बाद के विधानसभा हो, आपको भारतीय जनता पार्टी वहां प्रमुख दल बनकर मिलेगी। जी, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता आदित्य झा के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। आदित्य जी तो हमारे साथ स्टूडियोज में हैं ही, लेकिन आइए सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स से हमारे संवाददाता संतोष पाठक जुड़ रहे हैं। संतोष, बताइए, क्या मिठाई का दौर वहां चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, से आदित्य जी कह रहे थे, तमाम मंच सजना शुरू हो गया है, मंच गया है, यहाँ पे डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं। वो तमाम गाने यहाँ पर बजाए जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। यहाँ भाजपा का झंडा नजर आ रहा है या भगवान श्री राम का झंडा नजर आ रहा है। मंच से लगातार उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है और नीचे लगातार जो है, जो भाजपा के समर्थक है, भाजपा के नेता है, वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। होली से पहले होली खेल ली है उन्होंने, अबीर और गुलाल से होली खेल ली है, मिठाइयां बांटी जा रही है। जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद जो ये जश्न बाकी रह गया था, क्योंकि तैयारियां पूरी हो गई थी, लड्डू तैयार थे, बांटे दीदी ने, वो अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार तैयारियों के लड्डू को बांटने की फिर से तैयारी, और उस तैयारी में चार चांद लगा दिया इस 4 राज्य ने। क्यों आदित्य जी, सही कहा मैंने? देखिए, निश्चित रूप से जीत से उत्साह तो बढ़ता ही है। हाँ। लेकिन हम कैडर बेस्ड पार्टी है और हमें शुरू से सिखाया जाता है, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। और ये जीत ने उत्साह इसलिए किया है कि सारी जो ताकतें थी उन्होंने हमें जातिवाद के नाम पर भी बांधने की कोशिश करी, किसान के आंदोलन पे भी बांधने की कोशिश करी, सरकार के सुरक्षा के नाम पर भी बांधने की कोशिश करी। कोई ऐसी रणनीति नहीं छोड़ी जिसमें उनको लगता था कि करनी चाहिए। उन्होंने जाति के बंधनों ने ये भी कोशिश करी कि किस तरीके से आरएलडी और सपा का गठबंधन हो, किस तरीके से कांग्रेस उनको बैक सपोर्ट करे, किस तरीके से कैंडिडेटों का चुनाव करे। लेकिन जनता ने बता दिया कि अब राजनीति का स्वरूप और कलेबर बदल चुका है। चुनाव वह जीतेगा, चुनाव वह लड़ने के लिए आएगा जो जनता के साथ पाक और साफ नीयत और नीति रखता है। किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा भाजपा पर? क्योंकि अगर पंजाब में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो पंजाब में किसान है तो उत्तर प्रदेश में भी था, वहां तो समर्थन मिला। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं आपको, पंजाब का जो चुनाव है वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ विषय है ही नहीं। जो पंजाब का रिजल्ट बता रहा है वो रिजल्ट सीधे तौर पे बता रहा है कि हमारा संगठनात्मक ढांचा वहां उतना मजबूत नहीं था या हम उतने नीचे तक नहीं थे जितना नीचे तक हमें होना चाहिए था। और आप पंजाब के रिजल्ट को भी अगर देखेंगे तो पंजाब के रिजल्ट में भी सीधे तौर पर वहां जो कांग्रेस और अकाली दल को की जो परिवारवाद की राजनीति थी, जो वहां जो उनके खिलाफ नकारात्मक छवि थी, उसको वहां की जनता ने नकारा है। और उसका जो बेनिफिट मिला है वो सीधे तौर पर केजरीवाल साहब को मिला है। केजरीवाल साहब के चाहे आज बात कोई भी मॉडल की करते हो, लेकिन मॉडल सिर्फ कहने के लिए है, दिखाने के लिए है, चलने के लिए नहीं। बट भाजपा ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ अलायंस किया वो ठीक था। 4.5 साल तक तो वो मुख्यमंत्री थे विपक्ष के। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के साथ जो हमारी पार्टी का समझौता हुआ या अकाली दल के ढींढसा जी ने जो एक पार्टी बनाई है उसके साथ हुआ, वो हमारी वहां की जरूरतें अभी के हिसाब से थी। हम पहला पग वहां पे रख रहे थे। हमारी पार्टी का एक्सपेंशन उस तरीके का नहीं था। जातिगत समीकरण भी एक चीजें थी, वहां की व्यवस्थाएं भी बाकी चीजें थी। तो उस चीज में हमको कहीं ना कहीं लगा कि अमरिंदर साहब ने भी जो उस पार्टी को छोड़ा वो स्वाभिमान के नाम पे छोड़ा था, और हमको लगता था कि जनता शायद उनके स्वाभिमान के साथ आएगी। और आप पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे थे कि आइए रेड कारपेट बिछाए आपके लिए, आ जाइए हमारी तरफ।
हालांकि उसका उतना फायदा आपको वहां पर मिलता हुआ दिखाई दिया नहीं। चलिए, अब बात आपने की हार जीत में किंचित भयभीत नहीं, तो मुझे याद आया, अमित जी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल चुनाव, अति आत्मविश्वास, हमने देखा किस तरीके से जीत का पूरा दावा किया गया, लेकिन जब हार मिली तो बहुत दिनों तक लोगों ने ढूंढा कि आखिरकार अमित शाह गए कहाँ, छुट्टी पे गए हैं या कहीं चले गए हैं। वो सामने आकर, अगर आप जीत के लिए इतने उत्साहित हैं, जीत के लिए आप इतना जश्न मनाते हैं, पूरा का पूरा आपका जो बड़ा सा मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में, वो पूरा फूलों से लद जाता है, तो फिर हार की भी उसी तरीके से स्वीकार्यता कैमरे के सामने आकर क्यों नहीं, लोगों के सामने आकर क्यों नहीं? देखिए, जिस पार्टी की एक व्यवस्था होती है, और जो आपने माननीय अमित शाह जी के बारे में कहा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव हार गई है। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। जहां पे हमारी काउंटिंग शुरू नहीं होती थी, वहां पे हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। जो कांग्रेस वहां से अपने नेता विपक्ष को लेकर आती थी, वो जीरो हो गई है। बड़े बड़े दावे करने वाली लेफ्ट की सारी पार्टियां गायब हो गई। हो सकता है कि शायद आंकड़ों के फेर में आपको हम हारते हुए नजर आए होंगे, लेकिन वो जीत हमारी जीत है। तो इसी तरीके से कांग्रेस भी कह सकती है कि आंकड़ों के फेर में हम भले ही वहां हार गए, लेकिन इस बार हमने मेहनत बहुत अच्छी की, अगली बार हम वहां फिर बिल्कुल बहुत मेहनत करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को हार कर नहीं बैठना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा भी यही मानना है। जी, इकोनॉमी की भी मैं चाहूंगा आप थोड़ी बात बताएं, क्योंकि अगर भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी बहुत अच्छा करे, डबल डिजिट की उसकी ग्रोथ हो। तो आप कैसे देखते हैं, अब जब दूसरे टर्म में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या उम्मीद करें, क्या मोटे तौर का एजेंडा रहेगा अब यहाँ से भाजपा देखिए, का? आपने शायद कोरोना काल में भी देखा कि कितने लोग वापस अपने गृह क्षेत्रों के अंदर गए, जी, और सभी सरकार को सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर ये पलायन को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाए। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है, उसमें व्यवस्थाएं भी उस तरीके से खड़ी हो रही हैं। उन्होंने भी उसको कोई क्लस्टर डेवलप करने की बात की है। वहां पे पर्यटन की दृष्टि से, वहां पे रोजगार की दृष्टि से वो नए नए आयाम कर रहे हैं। जैसे उनके यहाँ पे कारपेट का काम बहुत बड़ा होता है, तालों का काम बड़ा होता है, बर्तन का काम बहुत बड़ा होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात भी हुई थी, उन्होंने अभी की है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता ने अपना विश्वास दिया है और जिस मैंडेट के साथ ये सरकार वापस आ रही है, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक सचमुच इकोनॉमी के में भी अपना एक स्थान ऊपर लाएगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बेहतरीन, अगर ये इस तरीके से कुछ होता है और ये विश्वास अगर आपका है तो हम देखेंगे। और वैसे भी बहुत लुभावने वादे किए गए हैं, हमने जो देखे थे, आपका जो एक तरीके से जनता के सामने जब आप गए थे तो आपने इतने सारे जो वादे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पंजाब की तरफ चलते, देखिए एक अच्छा है, जीत का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जहां हारे हैं वहां भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको विश्लेषण करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की जो रणनीति थी, खास करके जो फ्री वाली रणनीति उनकी थी, वो वहां पर ज्यादा कारगर रही? आपकी जितनी भी बातें रही उन सब के ऊपर, और कांग्रेस की जो कुछ भी रणनीति रही उन सब के ऊपर वो हावी दिखी? देखिए, सीधे तौर पर अगर आप आम आदमी पार्टी के चुनाव को देखेंगे तो वो पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय से वहां लड़ाई लड़ रहे थे। ये जरूर था कि उसके अंदर उनको भी इतनी सफलता की उम्मीद नहीं थी जितनी सफलता आज उनको वहां मिली है। अगर आप पंजाब में पुराना रिजल्ट देखेंगे तो उनके पास, पंजाब ने ही सबसे पहले उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए थे लोकसभा के अंदर में, उनके पास वो प्रमुख विपक्षी दल थे, वो तो इस लड़ाई से खुद ही बाहर हो गए थे। निश्चित रूप से ये उनका भाग्य है कि केजरीवाल के भाग्य से पंजाब का छीका फूट गया है। आप भगवंत मान को क्या कहेंगे, जो आपने एमपी की बात करी, उनमें से वो एक थे, अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पंजाब के? देखिए, शुभकामनाएं उनको, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे ना हो, इसकी मैं कामना भी करता हूँ। केंद्र से पूरा सहयोग मिलेगा पंजाब की गवर्नमेंट? निश्चित रूप से केंद्र से दिल्ली को भी मिला है और आगे भी जो है वो उनको मिलता रहेगा, ये हम निश्चित रूप से कहते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। चलिए, तो जश्न बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं जश्न का माहौल है, अलग अलग जो बीजेपी के हेडक्वार्टर है वहां पर आने की भी प्रक्रिया अलग रहती है भाजपा में। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है, और कार्यकर्ता अपना उत्साह तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे, तो पार्टी हेडक्वार्टर एक वो जगह होती है जहां कार्यकर्ता आके अपने लीडर्स को धन्यवाद देता है, शुभकामना देता है, और ये विश्वास जताता है कि हम इस नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी हम जीत। लड्डू और फूल का ऑर्डर सुबह ही दे देते हैं कि दोपहर तक? ये कार्यकर्ता अपने उत्साह से करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके का वातावरण है देश में, उस तरीके से अब पहले लोग सोचते थे कि रिजल्ट जो है वो लोग प्रेडिक्ट करते थे आपके चैनलों के माध्यम से, जो हम
दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलनी हाँ है। जी। लेकिन आज जिस तरीके से जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखने लगा है, वो रिजल्ट में पहले ही दिख जाता है हम लोगों को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रैलियों की भीड़ जो है वो तब्दील नहीं होती वोटों में, और आप तो इसके अभी भुक्तभोगी रहे पश्चिम बंगाल में। आपने देखा है कि किस तरीके से कोरोना के बावजूद एक बड़ी रैली हम देखते थे, खास करके जब प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, जब वो रैली करते थे तो बड़ी एक भीड़ दिखती थी, लेकिन वो तब्दील नहीं हो पाई वोटों में। देखिए, भीड़ कभी भी वोट में तब्दील नहीं होती, ये आज नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार के समय कहा था जी। और ये फिर साबित हो गया। जो आपके मीडिया के लोग ही कहा करते थे कि अखिलेश की तो जनसभा में लोग उमड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो लोग नहीं आ रहे, क्योंकि हम कोरोना का पालन कर रहे थे तो भी हमारी गलती है। हम कोरोना के, और पश्चिम बंगाल की आप भीड़ को देख रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, पश्चिम बंगाल में हम मीडिया की दृष्टि से चुनाव हारे कुछ दिन हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप में नहीं हारे। प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली देखी, हमें तो नहीं लगा कि उसमें कोई कोरोना का पालन बिल्कुल, किया गया था। चुनाव आयोग ने उसके बाद वो गाइडलाइन हटा दी थी। शायद आपको पता होगा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन अलग अलग आई थी और तब तक ये चुनाव की जो गाइडलाइन थी वो हट चुकी थी। जी बिल्कुल। जी, आइए एक बार स्मिता के पास फिर चलते हैं और देखते हैं कि वो वहां से क्या नई तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। उसे बचा लिया है उन्होंने ग्रामीण से, हालांकि उनकी बेटी ने उनकी आम आदमी पार्टी राजनीति के जो जो है सीएम कैंडिडेट उसे बचा लिया है उन्होंने ग्रामीण से, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट थे चला पाई है, उनकी स्थिति भी साफ नहीं है। यहाँ पे जो आप है वो अपना जो है जादू वो नहीं चला पाई है, उनकी स्थिति भी साफ नहीं है, वो भी पीछे चल रहे हैं। हालांकि उनका नतीजा भी सामने नहीं आया, लेकिन जो शुरुआती रुझान रहे थे या अभी भी हम बात कर ले रुझानों की, तो यहाँ पर उन्होंने अभी तक अपनी जीत नहीं दर्ज की है, बल्कि वो पीछे ही चल रहे हैं। तो स्मिता चौहान, फिर अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आपको क्या नाम वहां पे देहरादून में सुनाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में? देखिए, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना, हालांकि बातें सुनने में आ रही है, जो नाम सुनने में आ रहा है बचा है, लेकिन फिर भी अगर शुरुआती तौर पर बात की जाए, जो बातें सुनने में आ रही है, जो नाम सुनने में आ रहा है, उसमें निशंक जो है उनका नाम जरूर सुनने में आ रहा है कि उन्हें जो है इस बार उत्तराखंड में एक बार फिर से जनता की सेवा के लिए वो कुर्सी दी जा सकती है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी कई कार्य करता है, किसी और का नाम चला जाएगा सीएम के लिए, ऐसा कुछ नहीं। किसे देखना चाहेंगे वो आप अपने मुखिया के तौर पर? मुख्य तौर पर देखो, अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं तो मैं तो सविता कपूर जी का समर्थन करती हूँ, क्योंकि हमारे हरबंस कपूर जी बहुत सालों से हमारे विधायक रहे, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो चलो उनकी धर्मपत्नी को आगे बढ़ाया जाए। तो काम करने वाली भी हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, अगर पुरुषों में से देखा जाए तो सतपाल महाराज जी हैं, कई लोग हैं जो बन सकते हैं। तो ये आपका समझ लीजिए, एक बार से जो ढोल है ना वो बजना यहाँ पर शुरू हो गए। मेरे पास जस्ट वो जो तस्वीरें हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगी कि लोगों ने वापस से जो कार्यकर्ता, बिल्कुल, लेकिन इतना कह सकते हैं अमित कि इस बार बिना ध्यान में गुफाओं में बैठे भी प्रधानमंत्री मोदी ने कम से कम विधानसभा का चुनाव जिता दिया, भले ही मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए हो। जी, गोवा में अभी 19 सीटों पे जो है बीजेपी आगे है, 21 तक पहुंचना है। क्या डॉक्टर प्रमोद सावंत ही आगे चीफ मिनिस्टर रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अभी वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़े हैं, तो राजनीतिक रूप से तो अभी यह स्थितियां मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ, लेकिन जैसे हम क्योंकि समीकरण देखते हैं, जो हम एक जनरल राजनीतिक के रूप में चीजों को देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री तो होंगे। और मणिपुर में अनवीरेन सिंह जी के नेतृत्व में हमने जीत दर्ज की और पहली बार मुझे लगता है कि मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी जीत हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हुई है, तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे और वहाँ कोई ऐसा चेहरा या नाम भी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नाम जो कांग्रेस से आपने खुद लिया, तो फिर दूसरा नाम देना भी वहां पर थोड़ा मुश्किल था। बहरहाल, लेकिन ये जो टोटल हमने फिगर जो अगर देखें अमित और ध्यान दे, तो सही मायने में ऐसा लगता है, और बार बार हम ये लगभग 4-5 बार अपने इस पूरे डिस्कशन में सुबह से कह चुके हैं कि जो बात कही जा रही थी कि मोदी मैजिक अब शायद उस तरीके से काम ना करे, या वैसा असर जो है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद लग रहा था कि अब कम हो गया है, शायद मुझे लगता है कि ये 4 चुनाव में जीत के बाद उस चीज को एक बार फिर स्थापित कर दिया गया कि मोदी मैजिक अभी भी है। जी, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को और भाजपा को तो बधाई है ही, लेकिन आप चुनाव आयोग को भी बधाई देंगे? क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह से वो पोल डेट्स अनाउंस करने से लेकर खासतौर पे ओमिक्रॉन तीसरी लहर में फिर पब्लिक रैली नहीं कर सकते, डोर टू डोर कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेन का रोल कैसे देखते हैं आप?
इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी कहा कि हम सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए हम उनकी बात भी मान रहे थे। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उस समय भी बड़ी बड़ी रैलियां की। अगर उन्होंने हमें कहा कि 1000 होनी चाहिए तो हमने 1000 से कम ही रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा 4 लोग साथ चलने चाहिए तो हमने 4 लोगों की बात की। और निश्चित रूप से ये चुनौती थी चुनाव आयोग के लिए भी, इतने बड़े राज्य का चुनाव कराना, और उन्होंने सफलतापूर्वक की, बिना किसी द्वेष भाव के की। इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूं कि इस देश के गणतंत्र को, लोकतंत्र को वो जीवित रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे अभी और भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और भारत तो ऐसा देश ही है जो कि हमेशा ही चुनाव में ही रहता है, और इसीलिए कई बार ये चर्चा भी उठती है कि क्यों ना एक देश एक चुनाव का जो सिस्टम है उसे भी लागू किया जाए, और खास करके आपकी पार्टी की तरफ से। बहरहाल आगे कौन कौन से ऐसे चुनाव है जो आपके लिए अहम रहेंगे? गुजरात तो शायद उनमें से नहीं होगा, उसका तो मॉडल ही काफी है। देखिए, हर चुनाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम राजनीतिक दल के तौर पर काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा हर एग्जाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हम जिस राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं उस राज्य की जनता हमको बताती है कि हम उन तक अपनी बातों को लेकर, हम अपनी विचार को लेकर उन तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमारे लिए तो हर राज्य इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोगों का देखने का नजरिया कुछ और हो। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, मतदाता कितना सजग हुआ है अब? अगर आप देखें अक्षय जी, तो मुझे लगता है कि मतदाता काफी जागरूक हुआ है। जहां पे पहले हम केवल ये कह देते थे कि ये गांव इस जाति से बन गया है, इस गांव से बीजेपी को पोल नहीं होगा, ये जाति के लोग नहीं करेंगे, वो सारे समीकरण, वो सारे आंकड़े आज ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर आप ये जो जितने भी एग्जिट पोल देख रहे हैं, तो एग्जिट पोल जो अगर आप देखेंगे तो एग्जिट पोल ऐसे ही फेल होते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन वहां बनते और बिगड़ रहे होते हैं, जो समीकरण बन रहे बिगड़ रहे होते हैं, वो शायद कहीं उससे हम कोसों दूर होते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा सा जीत की खुशी में थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है एग्जिट पोल पर तो आपको इतना भरोसा था कि आपने कई चुनावों के एग्जिट पोल के ही ऊपर आपने जश्न मना लिया कि कहीं ना कहीं हम वापसी कर रहे हैं। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, पश्चिम बंगाल का चुनाव याद करिए, एग्जिट पोल में जिससे आपको अच्छा खासा कम से कम सपना तो दिखाई दिया था, उस पर आपने जश्न भी मनाई लिया। हम सपने देखने वाले लोग नहीं है, हम कर्मशील लोग हैं। हम किसी वंशवाद की राजनीति से आने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने 2 से यहाँ बहुमत के आंकड़े को छुआ है, और उस जादुई आंकड़े को छोड़ने के लिए हमारे लाखों असंख्य कार्यकर्ताओं के नाम, शायद आज आप कुछ कार्यकर्ताओं के नाम बार बार ले रही हैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, शायद आप ऐसे कई कार्यकर्ताओं के नाम भी नहीं जानती होंगी जो इस पृष्ठभूमि के पीछे होंगे। इसलिए हमारे लिए जश्न जो है वो हम अभी जश्न मना रहे हैं, लेकिन आपको मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारे यहाँ जीत और हार दोनों की समीक्षा होती है। हम आज जीतने के बाद, जश्न मनाने के बाद कोई आराम नहीं करने वाले। हम अपनी अगली जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा अगला काम है, हम उसमें निश्चित रूप से लगने वाले हैं। आम आदमी पार्टी में जब पहली बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे 28 सीटें थी, कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, तब आपके पास 32 सीटें थी। बिल्कुल। वहां से फिर अब सिर्फ 3 रह गई। दिल्ली में अब कितना आगे है बीजेपी? देखिए, दिल्ली में एक लड़ाई है। दिल्ली की राजनीति को आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली का जो डेमोग्राफी है इसमें काफी चेंज आया है, और जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली की विधानसभा को बनाया था, उस विधानसभा के अंदर बहुत सारे टेक्निकल पेचेस हैं, और कांग्रेस का सारा वोट बैंक जो है वो सीधे तौर पर शिफ्ट हो गया, जैसा कि आप अभी पंजाब में भी देख रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से लड़ाई तो बड़ी है, लेकिन उस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, उसकी हमारी भी अपनी योजनाएं हैं, हमारी भी अपनी रणनीति। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं अब, निश्चित रूप से हम उस चुनाव को जीतेंगे। हम पिछला चुनाव भी केजरीवाल जी ने जब 62 सीटें जीती थी, उसके बाद भी हम नगर निगम के तीनों नगर निगम को जीत के हमारे मेयर बने थे, और आप वो पंजाब भी जीत गए, उसके बाद भी हम दिल्ली का एमसीडी चुनाव जीतने वाले हैं। मैं आपको विश्वास के साथ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आदित्य जी, और आज स्टूडियोज में आके चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत कुल मिलाकर बात है कि जिस तरीके की जीत हासिल की है बीजेपी ने, लड्डू सबका इंतजार कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है आदित्य जी को भी लड्डू जाकर खाने की उतनी ही जल्दी होगी।